सो थैलेसीमिया हमारे पास ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें जो डिफेक्ट आता है एचबी के अंदर जो है चेन्स हैं, इनमें जो है एचबी की जो चेन्स की क्वांटिटी है ना वो कम होती है कि आप पर चेन्स जो हैं वो बन ही नहीं रही होती। सिकल सेल एनीमिया हमने देखा था चेन्स बनती हैं लेकिन उसमें जो है एचबीएस बन जाती है। लेकिन थैलेसीमिया में इस तरीके से होता है कि आपके पास एचबी के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती है नॉर्मली। लेकिन थैलेसीमिया जो है इसमें क्या होता है कि इसकी 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास होता है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा आपके पास है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में आपके पास अल्फा चेन्स नहीं बनती और बीटा थैलेसीमिया में आपके पास बीटा चेन्स नहीं बनती। सो जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पास जो एंड रिजल्ट है एचबी आपके पास है वो कम हो जाएगी। सो बाकी जो सारा आपके पास सिचुएशन है वो क्लियर होती है। सो थैलेसीमियाज are a heterogeneous group of genetic disorders that result from a reduced rate of synthesis of alpha or beta genes. Clinically, the main syndromes are transfusion-dependent thalassemia major, non-transfusion-dependent thalassemia intermedia, एंड थैलेसीमिया माइनर। अब थैलेसीमिया के वाले से हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं, थैलेसीमिया मेजर क्या है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या है और थैलेसीमिया माइनर क्या है। जस्ट लाइक हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ना कि ये एक कैरियर स्टेट है आपके पास, ये ट्रेट है, ये आपके पास डिजीज कंडीशन है। लाइक हमने सिकल सेल एनीमिया में भी बात की थी कि आपका ट्रेट डिफरेंट थिंग है और डिजीज आपके पास एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे भी इस तरीके से है कि आपके पास थैलेसीमिया तो हो रहा है लेकिन उसमें जो है उसकी जो है कैटेगरीज है, स्वेटी उसके डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ जीन्स उसमें डिफेक्टेड है। जितनी ज्यादा जीन्स उसमें जो है डिफेक्टेड होंगी उतनी ही चेंज आपके पास कम बनेगी और अल्टीमेटली आपके पास जो एंड रिजल्ट होगा वो पेशेंट पे ये जाएगा कि उसकी जो डिजीज है उतनी ही ज्यादा जो है उसके हवाले से उसमें स्वेट आएगा। अगर ज्यादा जीन्स डिलीटेड है तो पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो ज्यादा स्वेट होंगी। अगर जीन्स कम डिलीटेड है तो आपके पास जो पेशेंट है वो सिम्टम लेस भी हो सकता है। तो इसमें अल्फा और बीटा चेन्स हैं, उनके लिए आपके पास जीन्स होती है ना। अल्फा चेन को बनाने के लिए आपके पास जीन्स होती हैं, बीटा चेन्स को भी बनाने के लिए आपके पास जीन्स प्रेजेंट होंगी। उन जीन्स में अंदर ये आएगा आपके पास कि उनकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास कम बन रही होगी। उसके फर्दर आपके पास कैटेगराइजेशन है कि थैलेसीमिया मेजर होता है जिसमें आपको ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगानी पड़ती है क्योंकि मेजर का केस होता है। इंटरमीडिया में आप नॉन ट्रांसफ्यूजन का केस है। थैलेसीमिया माइनर का तो इतना ज्यादा मसला होता ही नहीं है। सो थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास था क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आपके पास ये है थैलेसीमिया है, ये है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं जीन्स की, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा जो ये टॉपिक समझा है ना अल्फा थैलेसीमिया का और बीटा थैलेसीमिया का, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी बेसिक्स ये है कि आपको जीन्स का पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीन्स कितनी है आपके पास अल्फा चेन्स को बनाने के लिए और नंबर ऑफ जीन्स कितनी है आपके पास बीटा चेन्स को बनाने के लिए। सो 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, ये तो आपको पता है एचपी के अंदर। उनके लिए जीन्स कितनी होती हैं ये आपने याद करनी है। अब बीटा के लिए तो सिंपल है कि 2 बीटा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, उनके लिए आपके पास 2 बीटा जीन्स हैं। सिंपल इसका केस है। लेकिन अल्फा चेन में ये डिफरेंट है आपके पास कि 2 अल्फा चेन्स के लिए आपके पास 4 अल्फा जीन्स हैं। सो जो म्यूटेशन आएगी, जो डिलीशन आएगी आपके पास वो आपके पास 4 जीन्स में आएगी, जबकि बीटा में आपके पास जो डिलीशन है या म्यूटेशन है वो आपके पास 2 जीन्स में आती है। सो ये आप याद रख लें कि अल्फा चेन के लिए आपके पास 1 अल्फा चेन को बनाने के लिए आपके पास 2 जीन्स हैं। सो आपके पास अगर 2 अल्फा चेन्स बनानी है आपने तो आपके पास 4 जीन्स हैं। So 4 alpha genes are required for the 2 alpha chains formation and 2 beta chains are required for 2 beta chains formation. Alpha thalassemia is due to the gene deletion while beta thalassemia is due to the gene mutation. इस स्लाइड पे जो चीजें हैं ना ये आपके लिए समझना जरूरी है। अल्फा थैलेसीमिया वो कह रहा है कि जो आपके पास मसला आता है वो होता ये है कि जीन जो है वो कंप्लीटली डिलीट ही हो जाती है। लाइक आपके पास 4 अल्फा जीन्स है ना, अल्फा चेन्स को बनाने के लिए, 2 अल्फा चेन्स को बनाने के लिए, उसमें से हो सकता है कि एक जो जीन है वो डिलीट हो जाए, हो सकता है कि 2 जीन डिलीट हो जाए। तो इसमें जो जीन है उसकी डिलीशन देखने को मिलती है। जबकि जो बीटा थैलेसीमिया आपके पास उसमें जो होता है जीन की डिलीशन नहीं होती है आपके पास, उसमें जीन जो है वो म्यूटेट कर जाती है।
सो ये भी आप लोगों ने चीज याद रखनी कि अल्फा थैलेसीमिया में आपके पास जीन डिलीशन होती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में आपके पास जीन म्यूटेशन होती है। मोस्ट कॉमनली जो आपके पास सिनेरियो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो अल्फा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स आपके पास हैं, इसमें हमने जो है अब देखना है, रीडिंग हम इसकी बाद में करते हैं। जो बेसिस से कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पहले समझा देता हूँ। अल्फा थैलेसीमिया इज ड्यू टू द जीन डिलीशन। क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसकी जीन्स जो है मौजूद होती हैं। अब कितनी जीन्स होती हैं? 4 जीन्स होती हैं 2 अल्फा चेन्स को बनाने के लिए। इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं, ये आपको 4 जो है उन्होंने जीन्स जो है वो शो की हुई हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 की 4 जो जीन्स हैं ये अल्फा जीन्स हैं, ये चारों की चारों नॉर्मल हैं। तो आपके पास इनमें कोई किसी किस्म डिलीशन नहीं है, तो जो पर्सन है वो होगा नॉर्मल। लेकिन अगर इसमें से कोई जीन जो है वो डिलीट हो जाती है, लाइक ये जो ग्रीन वाले को शो किया हुआ है कि आपके पास ये जो अल्फा आपके पास जीन है ये डिलीटेड हो गई है। अब आपके पास क्या सिनेरियो है, आपके पास जो 3 जीन्स हैं वो तो आपके पास नॉर्मल है, लेकिन एक अल्फा की जो जीन है आपके पास वो डिलीट हो गई है। अब आप खुद ही यहां से हिसाब लगाएं कि एक डिलीट हुई है 3 सही है, सो इतना मसला नहीं आएगा, पेशेंट को इतना मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। सो ये जो कंडीशन आपके पास होती है अल्फा पॉजिटिव ट्रेट। आपके पास ट्रेट है, ये अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट है, आपके पास ये डिजीज नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो जीन है वो डिलीट हुई है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपके पास जो है 2 जीन्स की जो है वो डिलीशन हो गई है और 2 जीन्स आपके पास नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है आपके पास नॉर्मल जीन्स एटलीस्ट मौजूद हैं 2। इसमें भी इतनी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। ये भी आपके पास जो है इसे आप कहते हैं होमोजाइगस अल्फा पॉजिटिव ट्रेट। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी 2 जीन्स डिलीटेड हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट जो थी जगहों पर थी। यहाँ पर आपके पास जो सेम जो है आपके पास क्रोमोसोम का जो पार्ट है वहां पर वो जो है जीन्स जो है डिलीट हो रही है। यहाँ पर जो थे उसमें डिफरेंट लोकेशन थी, यहाँ पे सेम जो पार्ट है वहां पर जो है जीन की डिलीशन हो रही है। ये भी आपके पास ट्रेट है, लेकिन इसे आप नाम देंगे अल्फा नोट ट्रेट का। दोनों में 2 जीन रिलेटेड हैं, लेकिन उनकी लोकेशन का फर्क है। यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट लोकेशन है, यहाँ पे आपका जो सेम आपका जो हिस्सा हुआ क्रोमोसोम का वहां पर जो है वो उनकी डिलीशन हो रही है। यहाँ पर भी इतना मसला नहीं है। मसले वाली बातें आती हैं HbH डिजीज में और हाइड्रोस फिटाइलस में। ये आपके पास जो है अल्फा थैलेसीमिया है, जिस पर्सन को इस किस्म का है जिसमें जो है आपके पास 3 जीन्स डिलीट हो जाती हैं या चारों की आपके पास जीन्स की डिलीशन हो जाती है, तब आपके पास जो है क्लिनिकल सीवियरिटी बनती है। जो पर्सन है उसके लिए जो है चीज जो है खतरनाक हद तक पहुंच जाती है। अगर तो 4 जीन्स डिलीट हो जाती हैं फिर तो जो है चांसेस होते नहीं सर्वाइवल के ना। जो बेबी है वो मदर के अंदर ही, वोम के अंदर ही वो जो है उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हाइड्रोप्स फिटाइलस होता है। यानी कि उसके अंदर जो है आपके पास एक भी जीन जो अल्फा होती है वो अवेलेबल नहीं होती, तो ये आपके पास जो है सर्वाइव नहीं करता। जबकि जो HbH डिजीज है इसमें आपके पास जो है 3 जीन्स की डिलीशन हो रही है, लेकिन एट लीस्ट आपके पास जो है एक जो अल्फा जीन है आपके पास वो मौजूद है। ये जो है बेसिक सा आपको कंसेप्ट। अब मैं अगर आपको एक मजीद पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आपको बेटर समझ आ जाएगी। अब ये देखें, आपके पास वही डायग्राम को मद्देनजर रखें। आपके पास 4 जीन्स हैं अल्फा, 1 2, फिर आपको दूसरी साइड पे आ जाए आपका 1 2, तो आपका टोटल जो हो गए 4 जीन्स आपके पास आ गए। अगर तो 4 जीन्स आपके पास नॉर्मल है, अपना काम कर रही हैं, तो आपके पास जो पर्सन है वो नॉर्मल होगा, उसके अंदर जो है 100% अल्फा जीन्स पाई जाएंगे। देखा, हीमोग्लोबिन को जो है 2 चेन्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, एक होती है अल्फा चेन, दूसरी होती है बीटा चेन। टोटल आपके पास सारी सी बातें 4 हो जाती हैं, 2 अल्फा होती हैं 2 बीटा होती हैं। समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है वो मिलकर हीमोग्लोबिन को बनाती हैं। आज आपने मद्देनजर रखना है। इसमें क्या है, अगर तो 4 आपके पास जीन्स हैं मौजूद हैं तो आपके पास नॉर्मल पर्सन है, अल्फा चेन्स बन रही है, बीटा के साथ उनकी ज्वाइनिंग होती है, HB अच्छे तरीके से बन जाती है, नॉर्मल HB होती है, अपना फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है।
अब आ जाएं, हम जो अब नीचे जा रहे हैं ना, इसमें अब ऐसा करेंगे कि हम जीन्स की जो डिलीशन है ना उसे करते जाएंगे। यहाँ पर एक जीन डिलीट है, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगी, और नेक्स्ट पेज पे जो है आपके पास स्लाइड पे, वहां पे आपका 4 जो जीन्स है वो डिलीट हो जाएंगे। सो देखते हैं कि अगर आपके पास एक जीन जो है अगर डिलीट होती है फिर आपके पास क्या होता है। सो यहाँ पर देखें, अल्फा अल्फा स्लैश अल्फा, यहाँ पर आपके पास एक जो जीन है वो हो गया डिलीट। 3 आपके पास जो अल्फा है जीन्स वो है नॉर्मल, एक जीन की हो गया डिलीशन। अब ये जो पर्सन होगा वो होगा एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह ये है कि आपके पास जो है 3 तो आपके पास नॉर्मल है। सो 75% जो अल्फा चेन्स हैं आपके पास वो जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। सो अगर तो 75% बन रही है तो पेशेंट को इतना मसला नहीं आएगा, वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसमें सिम्टम्स शो नहीं होगी। सिर्फ सिर्फ ये होगा कि आपके पास वो कैरियर का काम जरूर करेगा, क्योंकि ये इनहेरिटेड एक डिसऑर्डर है। तो इसमें जो फर्दर है उसमें जो क्योंकि जीन की डिलीशन है तो इसमें जो है वो कैरियर का काम करेगा कि फर्दर अपनी ऑफस्प्रिंग में जो है वो इस जो जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो हो सकता है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसे अल्फा थैलेसीमिया हो। सो ये जो है आपके पास कैरियर का काम करेगा जिसमें एक जीन की डिलीशन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास 2 जीन्स की जब डिलीशन होती है तब क्या होता है। अब 2 जीन्स की डिलीशन में आपने देखना है कि उसे आप नाम देंगे अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। ऊपर वाला जो स्टेट है उसे आप कैरियर कहते हैं, लेकिन बुक में उसने ट्रेट का भी वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था। आप कैरियर भी कह सकते हैं, ट्रेट भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। प्रॉपर जो आपका ट्रेट है वो बनती है जब आपके पास जो है 2 अल्फा चेन्स जो है वो डिलीट हो जाती हैं। डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था कि वो एक ही साइड पर हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे उसने शो किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि दोनों साइडों पर जो है आपके पास उनकी डिलीशन हो रही हो। दोनों केसेस में क्या आपके पास माइल्ड जो है वो सिम्टम्स पाई जाएंगी, आपके पास माइल्ड एनीमिया होगा। इसमें आपके पास जो है 50% जो है अल्फा चेन्स बन रही होंगी, और इसमें भी 50% बन रही होंगी। सिर्फ फर्क ये है कि उनकी लोकेशन का फर्क है। इस कंडीशन को आप कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं उसे आप कहते हैं ट्रांस जीन डिलीशन, क्योंकि इसमें जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है, उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ट्रांस। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इस चीज को। सो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पे सेम साइड पे दोनों जीन डिलीट हो रही हैं, इसे आप कहते हैं सिस अल्फा थैलेसीमिया। ये एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे बुक में इसका जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं, 2 डिफरेंट साइड्स हैं आपके पास तो वो ट्रांस है। अगर सेम साइड पर आपके पास जीन की डिलीशन है तो उसे आप कहते हैं सिस अल्फा थैलेसीमिया। 50% चेंज आपके पास नॉर्मल बनती हैं, 50% जो आपके पास चेंज है वो नहीं बनेंगी। ये तो हो गई आसान सी बातें कि कैरियर स्टेट थी या ट्रेड स्टेट थी, इतना मसला नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि आपके पास जब 3 जीन्स डिलीशन होती है तब क्या कंडीशन बनती है, और जब 4 जीन्स डिलीशन होती है तो तब क्या आपके पास जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे जरा गौर से समझें। अब देखें आपके पास यहाँ पर अल्फा जीन सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेलेबल है। 3 आपके पास जो अल्फा जीन्स हैं उनकी डिलीशन हो चुकी है। इसमें जो चेन्स बनेगी सिर्फ और सिर्फ 25% अल्फा चेन्स बनेगी, और इसमें जो बीटा 4 का टेट्रामर देखने को मिलता है। अब इस चीज को समझें कि बीटा 4 का टेट्रामर क्यों बन रहा है। बीटा 4 का टेट्रामर बनने की वजह ये है कि देखें ना, यहाँ पर अल्फा चेन्स तो बन नहीं रही हैं, अल्फा चेन्स सिर्फ और सिर्फ 25% है, जबकि बीटा चेन्स जो होंगी वो होंगी 100%। मसला ये आएगा कि अल्फा और बीटा ने करनी होती है आपस में ज्वाइनिंग। अब बीटा जो है उसे अल्फा मिल ही नहीं रही क्योंकि अल्फा बन ही कम रही है। सो बीटा फिर क्या करती है, वो आपस में ज्वाइनिंग कर लेती है। जो बीटा चेन्स बनती हैं वो अल्फा चेन्स के साथ मिलने की बजाय अपने आप से ही मिल जाती हैं, और बीटा चेन्स का आपके पास टेट्रामर बन जाता है जिसे आप कह रहे हैं बीटा 4 टेट्रामर। सो आपने याद रखना है कि बीटा 4 टेट्रामर जो है आपको कब देखने को मिलता है, जब आपके पास 3 जीन्स की डिलीशन होती है। 3 अल्फा जीन्स जब डिलीट होती हैं तब आपके पास जो है बीटा 4 का टेट्रामर बनता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बीटा 4 का टेट्रामर आपके पास बनता है जिसे आप नाम देते हैं HbH का, HbH या फिर बीटा 4 टेट्रामर। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो HbH होती है ये हाईली प्रेसिपिटेट कर जाती है आरबीसी के अंदर, और उसके साथ जो आपको अपीयरेंस देखने को मिलती है उसकी अगर आप स्टेनिंग करते हैं सुप्रावेटल स्टेनिंग तो आपको जो है अपीयरेंस उसकी देखने को मिलता है गोल्फ बॉल अपीयरेंस।
नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसकी गोल्फ बॉल अपीयरेंस होती है। ऐसे आरबीसी जो कि गोल्फ बॉल अपीयरेंस को शो करते हैं, उनके अंदर एचपीएच है, तो उनकी जो है आगे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोसिस हो जाती है। इसका जो है आपके पास एच है, होता ये है कि इसकी जो ऑक्सीजन अफिनिटी है वो हाई होती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन को बाइंडिंग की हो जाती है तो ये फिर ऑक्सीजन को छोड़ती नहीं है एच। अब जो है अगर ये टिश्यूज में जाती है ऐसी एच, तो इसके बाद ऑक्सीजन तो है, टिश्यू को भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब अगर तो नॉर्मल एच होती है आपके पास, एच होती है आपके पास, उसमें तो आसानी से ऑक्सीजन टिश्यू को दे देनी चाहिए, उसे रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एच जो होती है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ऑक्सीजन को छोड़ती नहीं है। सो टिश्यू में जो आपके पास ऑक्सीजन जाती नहीं है, टिश्यू आपका चला जाता है हाइपोक्सिक स्टेट में। सो ये आपके पास हो गया 1 जीन डिलीशन हमने देख लिया, फिर हमने देखा 2 जीन्स डिलीशन, और थर्ड नंबर पे हमने देखा 3 जीन्स डिलीशन। अब हम देख लेते हैं जी 4 जीन्स डिलीशन में हमारे पास क्या होता है। ये देखें गोल्फ बॉल अपीयरेंस आपको यहाँ पे शो की हुई है, सुपरा वेटस ट्रेनिंग आप इसकी करते हैं तो आपको जो आरबीसीज है वो गोल्फ बॉल अपीयरेंस आपको शो कर रहे हैं। वजह क्या है, आपके पास एच जो बन रही है उसके वजह से आपके पास ये अपीयरेंस देखने को मिलती है। अच्छा, अब बात है लास्ट पॉइंट जो आपके पास है कि आपके पास एक भी अल्फा चेन जो है नहीं बनती आपके पास, क्योंकि कोई भी जो जीन है अल्फा की वो अवेलेबल ही नहीं है। ये देखें ना, यहाँ पर भी आपके पास कोई भी जो है उसने शो नहीं किया, अल्फा नहीं लिखा, तो आपके पास जो 4 जो जीन्स हैं आपके पास वो अनअवेलेबल हैं, उनकी डिलीशन हो चुकी है। अब इसका क्या होता है, आपके पास क्लिनिकल क्या बनता है सिनेरियो कि फीटल लाइफ के अंदर जो है जो बेबी है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह ये है आपके पास उसमें जो है गैमा 4 का जो है वो टेट्रामर बन जाता है। अच्छा, गैमा 4 का टेट्रामर, क्योंकि अल्फा चेंज अवेलेबल नहीं होती, सो गैमा जो चेंज होती हैं वो आपस में ज्वाइनिंग कर लेती हैं और आपके पास गैमा 4 का टेट्रामर बन जाता है, जिसका दूसरा नाम है बार्स हीमोग्लोबिन। सो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना कि बीटा 4 का टेट्रामर है वो बनता है जब 3 जीन्स की डिलीशन हो, उसका दूसरा नाम था एच। यहाँ पर जो आपके पास है जब 4 जीन्स की डिलीशन होती है तो आपके पास बनता है गैमा 4 का टेट्रामर, उसका दूसरा नाम है बार्स हीमोग्लोबिन। जस्ट लाइक एच, बार्स हीमोग्लोबिन की भी जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज्यादा होती है, उस ऑक्सीजन को ये फिर छोड़ता ही नहीं है और जो टिश्यू आपके पास है ऑक्सीजन नहीं मिलती। इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है 3rd ट्राइमेस्टर में, उसको जो है आप नाम देते हैं नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटेलिस। The fetus survives first 2 trimesters because of the formation of epsilon gamma hp। इस पॉइंट को शो होते हैं, बस ये देख लें कि ऊपर उसने शो किया कि 3rd ट्राइमेस्टर में जो है वो डेथ हो जाती है ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द हाइड्रोप्स फिटेलिस। सो अगर तो जो है 4 जीन्स की डिलीशन है तो ये कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, ये नॉन कंपैटिबल है विद लाइफ। अगर तो 4 जीन्स की डिलीशन है तो वो जो है उसका जो सर्वाइवल है वो मुमकिन नहीं है। सो ये आपके जो थे बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स जो थे बता दिए हैं। अब मैं आपको रीडिंग करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करूंगा तो आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपकी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, सो मैंने इसे सिंपल वे में आप लोगों को समझा दिया है, तो अब मैं बुक का थोड़ा सा रीड करता हूँ, इसे साथ साथ जो है वेरीफाई करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया सिंड्रोम्स, these are caused by the alpha gene deletions or less frequently mutations। मैंने बताया कि डिलीशंस कॉमन होती हैं, लेस फ्रिक्वेंटली आके म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर आपने याद रखना यही रखना है कि मोस्ट कॉमनली जीन डिलीशंस। The clinical severity is related to the number of the 4 alpha globin genes missing or inactive। अब जो क्लिनिकल जो severity है वो डिपेंड करती है कि 4 में से कितनी अल्फा ग्लोबिन चेंज जो है वो इफेक्ट हो रही है, 1 डिलीट है, 2 डिलीटेड है, 3 डिलीटेड है कि 4 डिलीटेड है। अब पहला वो सिनेरियो यहाँ पे बना रहा है कि चारों की जो आपके पास 4 आपके अल्फा जीन्स हैं वो सब आपके पास जो है डिलीट हो गया। लॉस ऑफ द ऑल 4 जीन्स अल्फा जीन्स completely suppresses alpha gene synthesis, and because the alpha chain is essential in fetal as well as in the adult hemoglobin, this is incompatible with life and leads to the death in utero hydrops fetalis। तो सारा जो मैंने आपको समझाया है वही चीज लिखी हुई है कि 4 जीन्स की डिलीशन से आपके पास क्या होता है, इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, उसमें जो है डेथ हो जाती है इन द यूट्रस। अब देखते हैं हम कि 3 जीन की डिलीशन से क्या होगा। 3 अल्फा जीन डिलीशन लीड्स टू ए मॉडरेटली सिवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विद स्प्लेनोमेगाली।
अब 3 जीन के डिलीशन से आपके पास जो है मॉडरेटली स्क्वेयर एनीमिया पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रहती है अराउंड अबाउट 7 to 11 ग्राम पर डीएल। This is known as the HbH disease because the hemoglobin H beta 4 can be detected in the red cells of these patients by electrophoresis or in retic preparations. So 3 जीन्स की डिलीशन में आपके पास क्या बन रहा है, HbH। उसके वजह से आप इसे नाम देते हैं HbH डिजीज का। इसमें जो है अनीमिया भी पाया जाता है फीटल लाइफ में। अब इसने जो है लाइन यहाँ पे आके लिख रहा है, हालांकि इसे पहले लिखनी चाहिए थी कि एचबी बार्स जो है वो तब बनती है जब आपके पास 4 जीन्स की डिलीशन होती है। सो इन फीटल लाइफ एचबी बार्स आपके पास जो है आपके पास होता है गैमा 4 का जो टेट्रामर है वो बन रहा होता है। The alpha thalassemia traits are caused by loss of 1 or 2 genes। अब वो बात करेगा कि 1 या 2 जीन्स की डिलीशन है। So alpha thalassemia traits are caused by loss of 1 or 2 genes and are usually not associated with the anemia. The MCV and MCH are low. Red cell count is 5.5 into 10 is per 12 per liter. Hemoglobin electrophoresis is normal and DNA analysis is needed to be certain on the diagnosis। तो ये जो थैलेसीमिया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो अल्फा थैलेसीमिया और खास तौर पर ये जो बीटा थैलेसीमिया है, इससे एक लाजमी आप लोगों को ऐसे क्यों आता होता है, पूछता होता है कि बीटा थैलेसीमिया की बताएं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, या जनरली आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेसीमिया है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन शो हो रही है। अल्फा थैलेसीमिया की भी यहाँ पे शो किया हुआ है और बीटा थैलेसीमिया को भी उन्होंने शो किया हुआ है। तो ये जो है आप लोगों को अगर ऐसी क्यों आता है तो आप लोगों ने इस टेबल को ही वहां पर लिखना है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने आप लोगों को थोड़ा आसान तरीके से समझाया अल्फा थैलेसीमिया का, और आज जो बीटा थैलेसीमिया है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको जो है इजी वे में समझा दूंगा। उसके बाद जो अगर आप इसे टेबल को रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो जाएगी। सो थैलेसीमिया का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से समझ लें। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास क्लिनिकल पॉसिबिलिटीज आती हैं बीटा थैलेसीमिया के अंदर। 2 जीन्स आपके पास होती हैं। अल्फा जो है अल्फा आपके पास जो है चेन है उसके लिए आपके पास 2 जीन्स होती हैं एक अल्फा चेन को बनाने के लिए, क्योंकि एचबी के अंदर 2 अल्फा हैं तो आपके पास 4 जीन्स होती हैं। और यहाँ पर आपके पास एक बीटा चेन को बनाने के लिए एक जीन है और एचबी के अंदर 2 बीटा चेन्स होती हैं। सो 2 आपके पास जो है चेन्स जो हो सॉरी जीन्स होंगी वो जो है मौजूद होती हैं। सो अगर तो आपके पास जो है बीटा जो है नोमेनक्लेचर सबसे पहले आप देखें कि ये सिंपल बीटा आपके पास जो है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल बीटा आपके पास जो जीन है। जो बीटा प्लस है, उम्मीद है आप लोगों को सही नजर आ रहा होगा, मैं भी रीड करता जाता हूँ। जो बीटा प्लस है आपके पास वो होती है पार्शियल, आपके पास में डिफेक्ट होता है। एक है बीटा, बीटा जो आपके पास है वो है नॉर्मल जीन, जो बीटा प्लस है वो आपके पास है ऐसी जीन जिसमें पार्शियल डिफेक्ट है, यानी कि कह लें कि आधी सही है और आधी खराब है। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ पे बीटा नोट। बीटा नोट जो आपके पास होती है यहाँ पर जो है जो कंप्लीट आपके पास एब्सेंट होती है बीटा आपके पास जो जीन है। सो एक बीटा है बिल्कुल जो सिंपल है वो है नॉर्मल, फिर आपके पास आ जाता है बीटा प्लस, वो आपके पास होता है पार्शियल डिफेक्ट वाली बीटा जीन, और लास्टली आपके पास आ जाते हैं बीटा नोट जिसमें जो है कंप्लीट जो है आपके पास जो है एब्सेंस होती है बीटा जीन की। सो इन जो है कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं और आपके पास क्या क्लिनिकल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लिनिकल पॉसिबिलिटीज पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो है ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट होते हैं। जो ज्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं उसमें जो है ट्रांसफ्यूजन ब्लड की देनी पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, उसका कोई हल नहीं होता। पेशेंट को जो है कंटिन्यूसली आपको जो है रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ डेज के बाद जो है आपको जो है ट्रांसफ्यूजन लाजमी तौर पर देना पड़ती है अगर तो वो मेजर का केस है। आपके पास मेजर का केस है वहां पे जो है आपका डिफेक्ट क्योंकि ज्यादा होता है। अगर तो माइनर का केस है या थैलेसीमिया ट्रेट है तो उसमें इतना मसला नहीं आता, उसमें ट्रांसफ्यूजन वगैरह नहीं देनी पड़ती क्योंकि उसमें जो चेन्स हैं उनका जो डिफेक्ट होता है वो कम होता है। सो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जीन है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2 चीज आपके पास,
तो अगर तो एक भी जीन नॉर्मल है आपके पास तो इतना मसला नहीं होगा। अगर तो आपके पास दोनों ही जीन्स खराब है बीटा, तो तब आपके पास मसला क्रिएट होगा, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी बीटा जो चेन है वो नहीं बनेगी। जब बीटा चेन नहीं बनेगी तो फिर अगेन आपके पास सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो क्लिनिकल पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। जो फर्स्ट जो आपके पास क्लिनिकल पॉसिबिलिटी है उसे आप नाम देते हैं थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया ट्रेट का। ये आपके पास जो है सबसे जो है कम सिवियरिटी की होगी, माइनर है और ट्रेट है। इसमें क्या होता है आपके पास एक जो बीटा है ना, एट लीस्ट एक जो बीटा जीन है आपके पास वो नॉर्मल होती है। एट लीस्ट एक जो बीटा जो आपका जीन होगी वो नॉर्मल होगी। तो ये देखें बीटा आपके पास उसमें सिंपल नॉर्मल शो किया हुआ है स्लैश बीटा प्लस। अब एक उसमें नॉर्मल है एट लीस्ट, दूसरी जो आपके पास है वो है पार्शियल डिफेक्ट वाली। सो इसमें अब ये सिनेरियो होगा कि क्योंकि एक जीन जो है वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल बीटा चेंज बनाएगी। सो बॉडी जो है उसमें थोड़ी सी कंपनसेशन हो जाएगी, बॉडी को इतना मसला जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपके पास जो है थैलेसीमिया माइनर से कहते हैं, थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं। माइल्ड अनीमिया पाया जाता है। एचबी जो है वो 10 से ज्यादा ही होती है। एसिम्टोमेटिक होती है, क्योंकि ट्रेट है या माइनर है तो इसमें जो है एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स पेशेंट में शो नहीं होती। नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाए आप थोड़ा सा सीवियर केस आ जाए, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अब जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है ये दरमियानी केस है, ना ये माइनर ट्रेट है और ना ये मेजर है, ये दरमियान में आ रहा है। इंटरमीडिएट के आपके पास एक क्लिनिकल पॉसिबिलिटी है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें जो है आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो इस तरीके से है, बीटा प्लस स्लैश बीटा प्लस। इसमें जो आपके पास है दोनों जो जीन्स होती हैं वो होती हैं पार्शियल डिफेक्ट वाली, कि आपके पास बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है और आपके पास बिल्कुल एब्सेंट भी नहीं है, पार्शियल जीन्स हैं। पार्शियल में डिफेक्ट है तो समझ लें कि आधा काम सही करेंगे, आधा काम जो है वो नहीं करेंगे। सो बीटा प्लस स्लैश बीटा प्लस ये आपके पास कॉम्बिनेशन बनता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया में। क्योंकि इसमें अब नॉर्मल कोई भी बीटा जीन नहीं है तो इसमें जो है आपके पास जो अनीमिया है वो भी मॉडरेट पाया जाएगा। इसमें जो एच बी होगी वो 8 से 9 के दरमियान होती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये हिसाब होता है कि ऑन एंड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि आपके पास जो है ऑन एंड ऑफ का सिनेरियो होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है या नहीं देनी, वो पेशेंट जो कंडीशन पे जो है डिपेंड करेगा। उसके बाद आ जाए लास्टली आप थैलेसीमिया मेजर पे और कूलिज अनीमिया। कूलिज अनीमिया भी इसे कहते हैं थैलेसीमिया मेजर को। ये आपके पास है जो कि सबसे आपके पास जो एक खराब चीज है। अगर किसी पेशेंट को थैलेसीमिया मेजर है तो हॉस्पिटल में भी जो है थैलेसीमिया का पेशेंट का सुनते हैं तो उसे मोस्ट प्रोबेबली थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट होगा, इसीलिए वो हॉस्पिटल में आ रहा है रेगुलर अपने ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब इसमें क्या है आपके पास थैलेसीमिया मेजर में आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एक जो होगी ना बीटा जीन वो आपके पास होती है एब्सेंट, बीटा नोड जिसे आप कहते हैं। एक जो एटलीस्ट आपके पास होती है वो होती है बीटा नोड, यानी कि एक आपके पास बीटा एब्सेंट होती है। अब इसमें अगर हम जो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बीटा नोड स्लैश बीटा नोड दोनों ही आपके पास जो है वो जीन्स हैं वो खराब हो गई हैं तो चेंज भी आपके पास नहीं बनेगी। दूसरा उसने शो किया हुआ बीटा नोड स्लैश बीटा प्लस, एक आपके पास बीटा एब्सेंट है और एक आपके पास जो बीटा जीन है वो आपके पास पार्शियल डिफेक्ट वाली है। ये तो है जनरल सा ओवरव्यू। अगेन मैं बताता हूँ, वो जो है बात अभी अजमेर रशीद करें, उसके बाद आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया ट्रेट, इसमें इस तरीके से है कि आपके पास एक जो है जीन आपके पास एटलीस्ट वो नॉर्मल होती है और दूसरी जो है आपके पास जीन वो पार्शियल डिफेक्ट वाली भी हो सकती है। ठीक है, दूसरे पे आ जाए आपके पास थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, इसमें जो है दोनों ही जो है आपके पास जीन्स होती हैं वो पार्शियल डिफेक्ट वाली होती है। लास्टली आपके पास थैलेसीमिया मेजर है तो इसमें आपके पास जो है एक होती है आपके पास एब्सेंट, दूसरी आपके पास एब्सेंट भी हो सकती है या फिर पार्शियल डिफेक्ट भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि ओवरलैप इस तरीके से सिनेरियो होता है कि ये बिल्कुल जो है आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये यही आपके पास जो है माइनर का ही केस होगा। और ये अब जो है ना जेनेटिक्स में कुछ इस तरीके से है, इसमें जो आपके पास बनता है सीन कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बीटा प्लस है और बीटा का ही आपके पास ये जो बना हुआ है तो आपके पास माइनर ही होना। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कुछ म्यूटेशंस इस तरीके से आ गई हैं कि उसमें जो स्वेटी जो है वो इंटरमीडिया की तरफ भी जा सकती है।
सो इसमें ओवरलैप इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें ना, माइनर पे भी उसने लिखा हुआ है कि बीटा और बीटा नोड, कि बीटा नोड अगर तो आ गई तो आप सोचेंगे कि ये तो मेजर का केस बन गया है, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जेनेटिक्स में इस तरीके से म्यूटेशन पे डिपेंड करेगा, पेशेंट पे डिपेंड करेगा वो किस तरीके से वो प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। लेकिन जो आसान सा मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया उसे ज़हन नशीन करें। थैलेसीमिया माइनर ट्रेट में आपके पास क्या है, एक नॉर्मल है, एक आपके पास जो है पार्शियल डिफेक्ट वाली या फिर एब्सेंट, एक नॉर्मल है आपके पास एट लीस्ट। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में देखें आपके पास दोनों जो है पार्शियल डिफेक्ट वाली हैं, और अगर आप थैलेसीमिया मेजर को देखते हैं तो इसमें आपके पास जो है एक जो आपके पास होती है बीटा जीन वो होती है आपके पास एब्सेंट होती है। और जो है आपको आप बुक के मुताबिक अगर मैं दिखाना चाहूँ तो उसमें देखें कि बीटा थैलेसीमिया उसने जो शो किया हुआ है, उसने एक सीधा लिखा हुआ बीटा नोट और एक उसने लिखा हुआ बीटा प्लस। दोनों को जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों आपके पास मेजर के केसेस हैं, या फिर आपके पास जो है बीटा प्लस को उसने इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। वही जो है ओवरलैप का मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में भी उसने यही चीज लिखी हुई है। बीटा प्लस अगर किसी के अंदर है, बीटा प्लस जो पार्शियल डिफेक्ट है उसे मेजर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। सो ये ओवरलैप पाया जाता है, इसे आपने कंफ्यूज नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है बस उसे उस तरीके से याद कर लें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या पीछे है। अच्छा, बीटा नोड है ना, उसमें तो आपके पास कह सकते हैं कि श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि बीटा नोड आ गया ना, तो इसमें आपके पास जो थैलेसीमिया मेजर का सिनेरियो होगा। और जो है बीटा प्लस है, तो बीटा प्लस जो आपके पास है वो शो कर रहा है थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है या फिर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट भी हो सकता है। थैलेसीमिया उसने माइनर या ट्रेट को शो नहीं किया हुआ, उसमें आपके पास जो है नॉर्मल बीटा जो जीन है वो पाई जाती है। थैलेसीमिया जो है, अच्छा इसमें पर ये भी देख लें, ओवरव्यू उसने दिया हुआ है कि बीटा थैलेसीमिया में जो है क्या होगा कि अल्फा चेन्स की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। जस्ट लाइक हमने अल्फा थैलेसीमिया में देखा था कि अल्फा थैलेसीमिया में आपके पास अल्फा चेंज नहीं बन रही थी, तो आपके पास बीटा चेंज जो थी वो प्रेसिपिटेट कर रही थी, जब हमारे पास जो है एच बी एच जो है वो बन रही थी। अब यहाँ पे इस तरीके से आया कि क्योंकि बीटा चेंज नहीं बन रही, तो आपके पास जो अल्फा चेंज है उनकी प्रेसिपिटेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। अल्फा चेंज की प्रेसिपिटेशन से क्या होगा कि जो है इन द बोन मैरो डायरेक्ट डैमेज टू द नॉर्मोब्लास्ट। अगर तो आपके पास अल्फा चेन की प्रेसिपिटेशन होती है तो बोन मैरो के अंदर जो है वो डायरेक्ट डैमेज जो है आपके पास नॉर्मोब्लास्ट को होता है। उसकी वजह से जो आपके नंबर ऑफ एक्चुअल आरबीसीज हैं आपके पास में कम हो जाएंगे, और आपके पास जो है इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस पाई जाएगी। इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस का यही होता है ना कंसेप्ट कि आपके पास इरिथ्रोपोइसिस अच्छे तरीके से नहीं हो रही, कि आपके पास जो सेल जो है वो ज्यादा डाई हो रहे हैं, इनफेक्टिव आपके पास इरिथ्रोपोइसिस है। इसमें यही बता रहा है कि जब अल्फा चेन की प्रेसिपिटेशन होती है तो ऐसे जो सेल्स हैं वो दूसरे जो अपने पास नॉर्मोब्लास्ट हैं, जो नॉर्मोब्लास्ट आपका डेवलपिंग जो है जहां से आरबीसी बनना है, तो उसको जो है डायरेक्ट डैमेज होता है। जब नॉर्मोब्लास्ट भी डैमेज हो गया तो अब आपके पास जो फर्दर स्टेजेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो आपके आरबीसी जो प्रॉपर है वो नहीं बनेंगे, वो जो है वैसे ही डाई हो जाएंगे। सो ये आपके पास इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस जो है होती है। दूसरा आपके पास क्या होता है, अल्फा चेन की प्रेसिपिटेशन जब होती है तो जो है जब ऐसे आरबीसी जाते हैं आपके पास सर्कुलेशन के अंदर, उसके बाद सर्कुलेशन जो है आपके ब्लड जो है स्प्लीन में जाता है, तो स्प्लीन में जाके जो है ऐसे जो है अल्फा चेन वाले जो प्रेसिपिटेशन वाले आरबीसीज हैं वहां पे जाके वो फंस जाते हैं, स्प्लीन उन्हें पकड़ लेती है। जब स्प्लीन में वो आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं ऐसे एबनॉर्मल आरबीसीज, तो स्प्लीन का तो काम ही यही है कि उसने जो है आरबीसीज जो ऐसे खराब है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना है। स्प्लीन आपके पास ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज है। सो इसमें जो है स्प्लीन में जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस पाई जाएगी, स्प्लीन के अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी। दूसरी तरफ बोन मैरो के अंदर जो है इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रही है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है फिर आपके पास, स्वेयर अनीमिया, कि अनीमिया जो है बहुत ही ज्यादा जो है स्वेयर कंडीशन का आपके पास पाया जाएगा। दूसरा ये है कि एरिथ्रोपोइटिन की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसका फिर इफेक्ट बीएम एक्टिविटी यानी कि बोन मैरो एक्टिविटी के ऊपर भी होता है, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें जो ये है लिवर स्प्लीन में हेमेटोपोइसिस होगी, नतीजा क्या होगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, आपके पास जो लिवर है स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा आपके पास जो है फेशियल एंड स्कल बोन्स में जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फेशियल एंड स्कल बोन्स की इन्वॉल्वमेंट का क्या यहाँ पे सीन है, वो ये है कि बोन्स जो है फेशियल और स्कल उनमें भी हेमेटोपोइसिस जो है स्टार्ट हो गई है, उनमें भी बोन मैरो का जो है वो इस तरीके से वो एक्टिव हो गया है कि वहां पर भी जो है ना उसका जो इफेक्ट है वो शो हो रहा है आपके पास। फेशियल एंड स्कल बोन्स की इन्वॉल्वमेंट आपको क्लिनिकल फीचर आगे जो आने वाले उसमें मैं आपको बताता हूँ सारे।
सो क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि आपके पास जो है स्वेयर अनीमिया पाया जाएगा। गौर से सुनते जाएं वन बाय वन क्लिनिकल फीचर को। क्लिनिकल फीचर फर्स्ट आपके पास है स्वेयर अनीमिया, अनीमिया पाया जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। दूसरा क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन, इसकी भी समझ आ गया है कि ड्यू टू एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस the hematopoiesis starts in the liver and spleen which leads to the increase in the size of liver and spleen known as hepatosplenomegaly। तो hepatosplenomegaly हो जाती है। ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है कि hepatosplenomegaly होती है। क्लिनिकल फीचर में से आपने ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, एससीक्यूज में एमसीक्यूज में आप लोगों को यही हिंट्स देता है कि उसके अंदर जो पेशेंट के अंदर है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली पाई जा रही है। सो आपको पता होना चाहिए कि किन एनीमियाज के अंदर हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है। अगर आपको पता होगा फिर ही आप जो क्वेश्चन है उसे क्रैक कर सकेंगे। सो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली जो है थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में पाई जाती है, इसे भी याद रखें। दूसरा ये है कि एक्सपेंशन ऑफ बोन्स caused by the intense megahyperplasia leading to the thalassaemic phases and to the thinning of the cortex। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर से दिखाता हूँ जरा। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो गया ना, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस है, तो बोन मैरो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बोन्स में क्या होता है, आपकी जो फेशियल बोन्स हैं वहां पे आपके पास जो है क्या होगा, और स्कल बोन्स में क्या होगा कि फ्रंटल जो है बोसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो फ्रंटल है, फ्रंटल बोसिंग हो जाएगी, और जो आपका जो फेस में जो है मैल एक्लूजन ऑफ टीथ हो जाएगी। ये टर्म्स का आपने देख लेना कि फ्रंटल बोसिंग एंड मैल एक्लूजन ऑफ द टीथ। तो उसकी वजह से जो फेस बनता है ना, वो एक इस तरीके से फेस बनता है, उसे आप कहते हैं चिपमंक फेसिस मिलते हैं, या फिर जो आपके पास इसे आप कहते हैं थैलेसीमिक फेसिस। सो स्पेसिफिक जो एक शक्ल जो है पेशेंट के अंदर, अगर वो थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया का मेजर का पेशेंट है, तो उसके जो आप जो है आप उसे देखकर भी बता सकते हैं कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। अगर तो चिपमंक फेसिस है तो वो एक क्लिनिकल फीचर है थैलेसीमिया मेजर का, बीटा थैलेसीमिया का। थैलेसीमिक जो है फेसिस से आप नाम देते हो। तो ये आपके पास जो है एक्सपेंशन ऑफ बोन्स के ऐसे ये देखने को मिलता है। दूसरा स्कल के अंदर जो है हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसे आप जो है क्रू कट अपीयरेंस भी कहते हैं। चौथा ये है थैलेसीमिया मेजर जो है, इस डिजीज में जो है ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड हो जाता है। अब इसे भी समझने जरा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैलेसीमिया आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बातें जो है ना अगर तो आपको नहीं समझ आ रही तो वो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज जो है रिकॉर्डिंग को जो है दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा। थैलेसीमिया मेजर में क्या है, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर जो आपके पास है ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया है। इसमें जो पेशेंट है उसे रेगुलरली उसे जो है आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, ताकि जो है उसकी एचबी जो है वो नॉर्मल रहे, उसे मसला ना आए। ये लाजमी है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल गया थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को। अब उसमें क्या मसला आएगा कि आप उसे इतनी ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं रेगुलरली, उसे जो है आप ट्रांसफ्यूजन जब देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब ब्लड आप देते हैं तो उसके अंदर आयरन भी मौजूद है। सो पेशेंट के अंदर जो है ना वो आयरन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड, ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं, आयरन ओवरलोड का मतलब है कि आयरन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। कि जब आप उसकी जो है आप फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहते हैं तो अल्टीमेटली उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो है आयरन का लेवल जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जब आयरन का लेवल जो इंक्रीज करता है, आयरन ओवरलोड होता है, तो आयरन ओवरलोड भी आपके पास पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो वो भी जो है आगे फर्दर उसके जो ऑर्गन्स पे जो है बहुत ही बैड इंपैक्ट होता है आयरन ओवरलोड का। सो आपके पास थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो है ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड की सिचुएशन भी पाई जाती है, इसे भी आपने याद रखना है। फिफ्थ वन में आपके पास है कि इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं, और सिक्स पे आपके पास है कि लीवर डिजीज जो थैलेसीमिया में है वो भी पाई जाती हैं ड्यू टू हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा जो आपके पास है एचआईवी जो है उसकी भी ट्रांसमिशन है उसका जो है जो आपको पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वजह यही है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतनी ज्यादा कर रहे हैं, सो किसी भी मौका पर अगर निग्लिजेंसी होती है तो वो जो है एचआईवी की जो ट्रांसमिशन है वो भी हो सकती है। आयरन ओवरलोड से क्या होगा, आपका लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस जो है वो होती है इन पेशेंट्स में।
इसके अलावा लास्टली आपके पास है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। Hepatocellular carcinoma incidence is increased in those with iron overload and chronic hepatitis B or C। जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है ना, ये आपके पास मलिग्नेंट ट्यूमर है लिवर का। हिपैटो का मतलब होता है लिवर, सेलुलर कार्सिनोमा, सो ये आपके पास कैंसर है लिवर का। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसे आप HCC भी कहते हैं, HCC। सो इसमें होता क्या है कि जिन पेशेंट्स को क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, गौर से सुन ले इस बात को, ये आपकी जो है बहुत काम आएगी आगे भी लाइफ में, कि अगर कोई पेशेंट होता है ना क्रोनिक हेपेटाइटिस का, लाइक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, उसमें जो है ना होता ये है, क्योंकि क्रोनिक केस है, क्रोनिक जो होता है ना वो अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप जितना भी कर लेना, किसी भी स्टेज पे जाके वो जो वायरसेस है ना अपना काम दिखा देते हैं। सो आप ट्रीटमेंट जितना भी कर लें हेपेटाइटिस बी और सी का, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है, आप इसका ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जो इसका इंसिडेंस है, इसकी रिकरेंस है, वो दोबारा जो है पेशेंट को जो है इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्रोनिक हेपेटाइटिस है। सो क्रोनिक हेपेटाइटिस जिस बंदे को है, बी और सी है, उसका ट्रीटमेंट अगरचे हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये रेकमेंड किया जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में हर 6 महीने के बाद अल्फा फीटोप्रोटीन AFP, जो आपके पास जो है अल्फा फीटोप्रोटीन, उसका टेस्ट वो पेशेंट करवाए, जिससे हेपेटाइटिस बी और सी है, अगरचे उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, अब उसे नहीं है, लेकिन उसे फॉलोअप के तौर पर अल्फा फीटोप्रोटीन का जो चेकअप है हर 6 महीने के बाद करवाना चाहिए, AFP का लेवल। अब इसकी वजह क्या है कि अगर तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा स्टार्ट होता है, कैंसर जो है पेशेंट के अंदर स्टार्ट होता है, तो उसमें जो है AFP का जो लेवल है ना वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। AFP आपके पास है ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर आपके पास है, हिस्टो में आप पढ़ेंगे, वहां पर ट्यूमर मार्कर आपको जो है बताता होता है कि अगर उसका लेवल हाई हो जाए तो वो किसी भी जो सिग्निफिकेंट जो उसका रेलिवेंट जो कार्सिनोमा है उसे रिप्रेजेंट करता है कि इसके चांसेस हो सकते हैं। सो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के वाले से जो ट्यूमर मार्कर है उसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। HCC में अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। सो हेपेटाइटिस बी और सी का अगर कोई पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट अगर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे एडवाइजेबल है कि हर 6 महीने के बाद वो AFP का टेस्ट करवाए। तो अगर तो AFP रेज जाएगा, इसका मतलब है कि आपके पास जो है कैंसर की कंडीशन जो आपके पास हो सकती है। सो कैंसर का यही असूल है कि कैंसर को आप जितनी जल्दी जो है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जो पेशेंट है उसके बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जितनी देर बाद कैंसर जो है आप देर बाद आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ही जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो कम होते हैं। कैंसर के स्टेजेस होते हैं 1 2 3 4। सो स्टेज 1 में पकड़ लेंगे, वेल एंड गुड, आप जो है इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी जो है इंक्रीज रहेगी। लेकिन अगर आप उसे पकड़ ही स्टेज 4 पर रहे हैं, अब स्टेज 4 में क्या हो रहा होगा, स्टेज 4 में ये है कि जो कैंसर है वो आपकी बॉडी में फैल गया, मेटास्टेसिस हो गया उसकी, तो जहां जहां पर वो कैंसर सेल जाते हैं वहां पर जाके प्रॉब्लम काज करते हैं। तो इसमें ये फिर सिनेरियो जो है आपके पास कार्सिनोमा बन जाता है, उसे हम नाम देते हैं HCC का। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको जो है काम आएगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दिया। सो ये आपके पास है क्लिनिकल फीचर्स। सो डायग्नोसिस देखें जरा, डायग्नोसिस में जो है ब्लड में अगर आप देखते हैं, सो CBC में आपके पास जो है HB है वो कम आएगी, अनीमिया है तो HB कम आएगी, MCV भी कम होगी, MCH भी कम होगा, MCSC भी कम होगी। सो अगर तो SCQ में पूछा डायग्नोसिस का, वहां पर आप बच्चे कैसे लिखेंगे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है, आपने इसकी 4 हेडिंग्स बना देनी है, लाइंस बना देनी है, ताकि जो जगह है वो काफी ऑक्यूपाई हो जाए। आप लिखेंगे HB इज डिक्रीज, MCV इज डिक्रीज, MCH इज डिक्रीज, MCSC इज आल्सो डिक्रीज। उसका जो है आप थोड़ा सा किसी भी तरीके से थोड़ा सा आप लेंथी कर दें, इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है अगर तो उसे
एग्जामिनर कोई ऐसा आ गया तो उसने कहना कि इसने बहुत कम लिखा होगा तो वो आपके नंबर काट लेगा। तो इसमें जो है आप जो ये एक लाइन में लिखा हुआ है तो आप 3 से 4 लाइनें बना दें ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो है पेरिफेरल स्मेर अगर आप देखते हैं तो पेरिफेरल स्मेर में क्या चीजें नजर आएंगी, एमसीवी कम है तो आपके पास जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है आरबीसी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एन आइसोसाइटोसिस, एन आइसोसाइटोसिस का मतलब है कि उसका जो साइज में वेरिएशन पाई जाएगी, कोई सेल बड़ा है कोई छोटा है। पोइक्रोसाइटोसिस वेरिएशन इन दी शेप, जो उनकी शेप है वो आरबीसीज की डिफरेंट हो जाएंगी, कोई आपके पास होगा जोली बॉडी वाला सेल होगा, कोई आपके पास टारगेट सेल होगा। सो इस तरीके से पोइक्रोसाइटोसिस पाई जाएगी। टारगेट सेल्स आपके पास हैं थैलेसीमिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग पाई जाएगी और होवल जोली बॉडीज भी पाई जाएंगी और नॉर्मोब्लास्ट जो है न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी देखने को मिल सकते हैं। सो आपके पेरिफेरल स्मेर के अंदर ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें पेरिफेरल स्मेर के अंदर देखने को मिलती हैं। ओस्मोटिक फ्रिजिडिटी जो आरबीसीज की है वो कम हो जाती है, ये आप वैसे याद रख लें। अब आ जाए आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, HPLC। आपके पास जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर दी थैलेसीमियास। कि अगर तो आप टेस्ट जो करवाते हैं HPLC का या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का, सो वहां से आप इजीली बता सकते हैं कि इस पेशेंट को थैलेसीमिया है कि नहीं है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने क्या देखना है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में या HPLC में, वो आप देख लें जरा, कान खोल के अगर ऐसे सुन ले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायग्नोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्यों वो सीधा आपसे पूछ सकता है कि वो राइट अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द थैलेसीमिया। सो ये लास्ट पॉइंट जो है एग्जामिनर इसे भी लास्ट में देखेगा कि बच्चे ने इन्वेस्टिगेशन चॉइस के बारे में क्या लिखा है। सो इन्वेस्टिगेशन चॉइस में अगर आप देखेंगे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप करवाते हैं थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट की, उसमें क्या होगा, फर्स्ट देखें आप HbA का लेवल जो है वो बहुत कम है। HbA का लेवल कम नहीं होगा, बीटा चेंज बन ही नहीं रही। सो ये तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी है कि HbA का लेवल कम है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरेस्टिंगली HbF का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है और यही सजेस्टिव होता है आपके पास बीटा थैलेसीमिया मेजर के डायग्नोसिस में कि HbA कम हो और HbF का लेवल जो है फीटल हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ज्यादा हो, तो तब आपको जो है पता चल जाएगा कि ये बीटा थैलेसीमिया मेजर है। HbA2 भी आपके पास रेज्ड होती है लेकिन HbF बहुत ज्यादा रेज्ड होती है। HbA बिल्कुल कम, HbF बहुत ज्यादा, HbA2 भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, माइल्डली इंक्रीज। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में, इसे नोट डाउन कर लें, बुक पे लिख लें इसे, कि HbF का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होगा जो कि डायग्नोस्टिक होगा बीटा थैलेसीमिया मेजर के लिए। ये होगी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC। उसके बाद जो है आप ग्लोबिन जीन सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, मोलिकुलर टेस्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसे जरा याद रखें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को। मैं भी आप बच्चों से दोबारा ये पॉइंट पूछूंगा। रेडियो डायग्नोसिस, एक्सरे में आपके पास जो है आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, तो ये एक्सरे देखें जरा। इसमें क्या है, क्रू कट या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस है। सो नॉर्मल तो आपके पास इस तरीके से स्कल की अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसके अंदर क्योंकि बोन मैरो हाइपरप्लेज हो जाता है, तो तब आपके पास जो है क्रू कट या हेयर ऑन एंड, देखना आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है। सो ये आपका है डायग्नोसिस ऑफ द बीटा थैलेसीमिया मेजर। ओके, बीटा थैलेसीमिया ट्रेड को देखेंगे, बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा टॉपिक रह गया। दिस इज ए कॉमन यूजुअली सिम्टमलेस एब्नॉर्मैलिटी characterized like alpha thalassemia trait by a hypochromic microcytic blood picture but high red cell count and mild anemia। बीटा थैलेसीमिया मेजर से कंपेयर करें उसमें बहुत सिम्टम्स शो हो रही थी, ये सिम्टमलेस है। उसमें अनीमिया बहुत स्वेयर था, इसमें माइल्ड अनीमिया। इसमें आपके पास जो है MCV MCH कम है, रेड सेल का काउंट थोड़ा सा ज्यादा है और माइल्ड अनीमिया पाया जा रहा है। इट इज यूजुअली मोर स्वेयर देन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट की निस्बत थोड़ा सा ये ज्यादा स्वेयर होता है। इसका डायग्नोसिस देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसे जरा ज़हन नशीन करें। A raised HbA2 greater than 3.5% confirms the diagnosis। ये आपके पास है लैब डायग्नोसिस ऑफ द बीटा थैलेसीमिया ट्रेट।
सिम्टम्स इसमें है नहीं है, पेशेंट जो है सिम्टम लेस है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हैं, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखते हैं कि जो HbA2 है उसका लेवल 3.5% से हाई है। सो ये आपके पास जो है डायग्नोसिस को जो है कंफर्म करता है। The diagnosis allows the possibility of prenatal counseling if the partner also has beta thalassemia trait. There is a 25% risk of a thalassemia major child.